हाय हेलो एवरीवन। अरमान फाइनेंशियल इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। अभी इन्होंने एक दो दिन पहले अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस किए हैं एंड उसके बाद आज अगर हम देखें तो स्टॉक में भी काफी अच्छा करेक्शन आया, 7% के आसपास का फॉल आया है स्टॉक के अंदर। ऑब्वियसली रिजल्ट को पॉजिटिवली नहीं लिया है मार्केट ने। तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या चीजें हैं जो रिजल्ट में मार्केट को अच्छी नहीं लगी है एंड क्या आउटलुक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी से, इस एनबीएफसी से। अरमान फाइनेंशियल जो है वो जितनी भी कंपनीज हम ट्रैक करते हैं उसमें वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट कंपनी है, बिकॉज इसका जो ग्रोथ आउटलुक है और जो करंट ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा हेल्दी है। 50-60% का इनका करंट ग्रोथ रेट है। एंड क्योंकि ये कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री से आती है, इसमें आई थिंक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने ये कहा था कि माइक्रो फाइनेंस जो इंडस्ट्री है, ये पूरी इंडस्ट्री अगले 2-3-4 साल के अंदर पूरी इंडस्ट्री डबल होने का एक्सपेक्टेड है, यानी इंडस्ट्री का साइज ही डबल हो जाएगा अगले 3-4 साल के अंदर। तो अरमान फाइनेंशियल क्योंकि सबसे छोटा प्लेयर है, स्मॉलेस्ट प्लेयर है इस पूरी इंडस्ट्री में, तो जब ये इंडस्ट्री डबल हो रही है अगले 3-4 साल के अंदर, इतनी स्ट्रांग ग्रोथ है। बीइंग अ स्मॉलेस्ट प्लेयर इन दिस इंडस्ट्री, अरमान फाइनेंशियल के पास जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। दैट इज द रीजन कि ये जो इंडस्ट्री है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, इसको और ऐसी कंपनीज जो है अरमान फाइनेंशियल, जिनका साइज बहुत छोटा है, ग्रोथ आउटलुक बहुत स्ट्रांग है, उनको ट्रैक करना हमें हमारे लिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले अगर हम माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करें कि पास्ट में कुछ ऐसी जो चीजें हुई हैं स्पेशली आरबीआई की तरफ से, जिसकी वजह से इनका जो ग्रोथ आउटलुक है वो सडनली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। आई थिंक 1.5-2 साल पहले कुछ पॉलिसीज, कुछ रेगुलेशंस चेंज किया आरबीआई ने इस इंडस्ट्री के लिए, जो कि इनके आउटलुक के लिए एंड जो कंपनीज इनमें ऑपरेट कर रही हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा है। उसमें एक तो सबसे पहला रहा है, आरबीआई ने जो एक कैपिंग है उसको बढ़ा दिया है। पहले क्या होता था कि एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है वो सिर्फ उन्हीं कस्टमर को टारगेट करती थी जिनका एनुअल हाउस होल्ड इनकम 1.25 लाख तक होता था। यानी किसी कस्टमर का एनुअल हाउस होल्ड इनकम 1.25 लाख तक है, वो माइक्रो फाइनेंस की कैटेगरी में आता है, उनको एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी लोन दे सकती है। उसके अलावा जो बाकी जिसकी इनकम उससे ज्यादा है उसको माइक्रो फाइनेंस कंपनी लोन नहीं दे सकती। जो साइज था मार्केट का वो काफी छोटा था, बट उसको आरबीआई ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया 3 लाख तक। अब माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो है वो वैसे कस्टमर्स को लोन दे सकती है जिनका हाउस होल्ड इनकम एनुअली 3 लाख तक है। तो इससे सडनली टैम जो होता है, टैम यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो इन कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया। दूसरी चीज क्या की उन्होंने, पहले जो इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं था कि एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है वो एक कस्टमर को ऑलमोस्ट उनके इनकम का, उनके हाउस होल्ड इनकम का 60-70 इवन 80% तक ईएमआई चार्ज कर सकती थी। फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर की मंथली इनकम जो है वो 30,000 रुपीज है, हाउस होल्ड इनकम की हम बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने माइक्रो फाइनेंस लोन लिया है तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है वो 20,000 25,000 तक का उनका मंथली ईएमआई चार्ज कर सकती थी। जो जो पहले रूल पॉलिसी जो था, कोई उसमें कैपिंग लिमिट नहीं थी। अब इसमें लॉस क्या होता था, दोनों का लॉस होता था। कंपनी ऐसा क्यों करती थी, ऑब्वियसली इसलिए करती थी बिकॉज जल्दी उन्होंने लोन दिया है और जल्दी अगर रीपेमेंट आ जाएगा तो वो उस कैश को किसी दूसरे बोरोवर को लोन देने में यूज कर सकती है, जिससे ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी एंड उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। कंपनी का ये सिंपल सा रीजन होता था। बट इसमें लॉस जो है वो दोनों का होता था। बोरोवर जो लोन ले रहा है उसका लॉस ये होता था बिकॉज ये लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर से आ रहे हैं, लोअर इनकम ग्रुप ऑफ सेगमेंट से आ रहे हैं, इनका इनका जो कैश फ्लो है वो इतना स्टेबल नहीं रहता है, सिक्लिकल होता है। वहां पे कल को नेचुरली कुछ डिजास्टर हो गया जिसकी वजह से उनका इनकम डिसरप्ट हो गया, या फिर एनी हाउ क्योंकि छोटा बिजनेसमैन है तो कुछ ऐसी चीजें होगी जिसकी वजह से उनका कैश फ्लो इनकम थोड़ा सा डिसरप्ट हो गया। अब वो जो कस्टमर है जिसकी मंथली इनकम ही जो 30,000 है, तो वो 20-25 हजार की लोन रीपेमेंट कैसे कंटिन्यू रखेगा अगर उसकी इनकम कुछ टाइम के लिए डिसरप्ट हो गई है। वहां पे कस्टमर का लॉस ये है कि वो एनपीए के बकेट में आ गया, एंड कंपनी का लॉस ये है कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फटाफट से हमारा कैश फ्लो बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, अब जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें से आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि आपका जो प्रॉफिट जो आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे वो और कम हो गया। तो दोनों का लॉस होता था। और कस्टमर का ये भी लॉस होता था कि इन फ्यूचर अगर उसको किसी और कंपनी से लोन लेना है तो वहां पे ज्यादातर कंपनी या तो लोन देने से मना कर देगी बिकॉज कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो गया, आप एनपीए में आ गए, या फिर जो लोन देगी भी वो ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट पे देगी क्योंकि ऑब्वियसली आपका क्रेडिट बिहेवियर जो है वो खराब हो चुका है।
सो ये लॉसेस होते थे दोनों कंपनीज को। इसमें आरबीआई ने क्या किया कुछ टाइम पहले कि इसमें कैपिंग लगा दी उन्होंने 50% की, यानी कि कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है वो अपने बोरोअर के मंथली हाउस होल्ड इनकम का मैक्सिमम 50% तक ही मंथली ईएमआई चार्ज कर सकती है। यानी कि किसी की मंथली इनकम है 30,000 रुपए, तो उसका जो मंथली ईएमआई होगा वो मैक्सिमम 15,000 तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। बेनिफिट दोनों को हुआ। कस्टमर का बेनिफिट ये हुआ कि अगर कुछ ऐसा सिनेरियो होता भी है जिसमें उनकी इनकम जो थोड़ी सी डिसरप्ट हो जाती है, तो भी वो अपनी लोन की रीपेमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, एनपीए के बकेट में नहीं आएंगे। कंपनी का फायदा ये हुआ कि उनका एनपीए जो है वो कम हो जाएगा। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे लास्ट 3-4 साल से, स्पेशली कोविड के बाद से, ये जो पूरी इंडस्ट्री है माइक्रो फाइनेंस की, इसमें चाहे बड़ा प्लेयर हो छोटा प्लेयर हो, इनके सबके एनपीए जो है, एसेट क्वालिटी जो है, वो बहुत तेजी से इंप्रूव हुई है। दैट इज द रीजन कि पूरी जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर है ये माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, बिकॉज एसेट क्वालिटी इतनी अच्छी से इंप्रूव हुई है, तो आपके एनपीए कम हो रहे हैं एंड आप ज्यादा लोन डिसबर्स कर पा रहे हो, जिससे आपको ज्यादा ग्रोथ मिल रही है। सो इससे दोनों को फायदा हुआ है। तीसरा जो अगेन एक और इम्पोर्टेंट पॉलिसी या रेगुलेशन लेके आया आरबीआई, सो उसमें इन्होंने क्या किया, पहले एक कैपिंग थी कि एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है वो एक सर्टेन लिमिट तक ही इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकती है कस्टमर को, उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वो चार्ज नहीं कर सकती एक बोरोअर को। इसमें लॉस कंपनी का ये होता था कि सपोज कोई कस्टमर है जिसकी एसेट कॉल जिसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा खराब है, या वो किसी ऐसे पर्पस के लिए लोन ले रहा है जिसमें रिस्क ज्यादा है, तो अब रिस्क बेस्ड लैंडिंग वहां पे नहीं कर सकता था माइक्रो फाइनेंस कंपनी, उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकता था। बिकॉज लैंडिंग मॉडल क्या कहता है, लैंडिंग मॉडल ये कहता है कि अगर आप किसी ऐसे कस्टमर को लोन दे रहे हो जहां पे रिस्क ज्यादा है, तो लॉजिकली आपको इंटरेस्ट रेट भी वहां पे ज्यादा चार्ज करना चाहिए। लेकिन क्योंकि पहले उसमें एक कैपिंग लगी हुई थी कि आप एक सर्टेन लिमिट तक ही इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हो, सो ऑब्वियसली आपका जो कैपिंग की वजह से आप उस टाइप ऑफ कस्टमर को डील नहीं कर सकते, तो आपका ग्रोथ भी रुक गया और दूसरा आपका मार्जिन भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ गया। वो कैपिंग अब आरबीआई ने हटा दी। तो आरबीआई का कहना है कि अब आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज कर सकते हो। इससे फायदा क्या हुआ कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज और जो बड़ा साइज है कस्टमर का उसको भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका रिस्क प्रोफाइल अगर खराब भी है तो भी उनको एंटरटेन कर सकती है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, एंड उस रिस्क के अकॉर्डिंग उनको हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज भी कर सकती है। सो इससे मार्जिन भी इंप्रूव होगा, टोटल एड्रेसेबल मार्केट फिर से बढ़ जाएगा एंड ग्रोथ भी इंप्रूव होगी। तो ये जो 3-4 पॉलिसीज हैं जो पिछले 1.5-2 साल के अंदर आरबीआई ने लाई है इस सेक्टर के लिए, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा है दोनों के लिए, कस्टमर्स के लिए भी एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए भी। दैट इज द रीजन, ये वन ऑफ द मेन रीजन है कि इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है पिछले 3-4 साल के अंदर, एंड आगे भी आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। एज बी डिस्कस की जो सबसे बड़ा प्लेयर है इस इंडस्ट्री का, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, उसकी मैनेजमेंट खुद कह रही है कि अगले 2-4 साल के अंदर पूरी इंडस्ट्री ही डबल हो सकती है, इतनी स्ट्रांग ग्रोथ है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। सो ये ओवरऑल आउटलुक है इस इंडस्ट्री का, एंड दिस इज द रीजन कि हमें इन कंपनीज को, इस इंडस्ट्री को ट्रैक करना चाहिए। नाउ अरमान फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो बिल्कुल माइक्रो फाइनेंस कंपनी है ये, एंड मेन प्रोडक्ट इनका माइक्रो फाइनेंसिंग का है। गुजरात बेस्ड ये कंपनी है। सो गुजरात और यूपी इन दो स्टेट में इनका 50% लोन बुक है, मेजॉरिटी प्रेजेंस इनकी इन्हीं दो स्टेट में है। इसके अलावा ये महाराष्ट्र में, राजस्थान में, एमपी में, इन 3 स्टेट में भी प्रेजेंट हैं। लास्ट ईयर इन्होंने बिहार और हरियाणा इन 2 स्टेट में एंटर किया था और दोनों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैनेजमेंट का खुद कहना था कि बिहार जो स्टेट है उससे बहुत हेल्दी बिजनेस जनरेट हुआ है अरमान फाइनेंशियल का, और इस साल इनका टारगेट है कि झारखंड और तेलंगाना इन दो नए स्टेट में इनका एंटर करने का प्लान है। अब झारखंड जो है वो बिहार का नेबर ही है, तो बिहार में ऑलरेडी इनकी प्रेजेंस है, तो वहां थोड़ा इजी होगा इनको एक्सपैंड करना। लेकिन जो तेलंगाना है वो इनके लिए बिल्कुल नई ज्योग्राफी होगा, बिकॉज करंटली कुछ खास प्रेजेंस है नहीं इनकी सदर्न स्टेट्स में, साउथ के स्टेट्स में। सो वो एक नया एक्सपीरियंस होगा इनके लिए। दूसरा उस पर ये भी है कि जो साउथ सदर्न जो रीजन है, साउथ के जो स्टेट्स हैं, उसमें ऑलरेडी काफी ज्यादा माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी हैं जो प्रेजेंट है, सो वहां पे कंपटीशन भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखने में कि वहां पे अरमान फाइनेंशियल की परफॉर्मेंस कैसे रहती है। तो ये इनका ओवरऑल ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है। देन अगर हम प्रोडक्ट बास्केट की बात करें तो ऑब्वियसली माइक्रो फाइनेंस इनका मेन प्रोडक्ट है, जिसमें ये रूरल एरियाज में, विलेजेस में जो ग्रुप ऑफ वुमन होते हैं उनको स्मॉल टिकट साइज लोन्स देते हैं बेसिकली। ये 83% है इनके टोटल लोन बुक का। इसके अलावा एमएसएमई लोन भी देती है ये कंपनी, 12% के आसपास का लोन बुक है इनका एमएसएमई का। सो एमएसएमई इन्होंने 2017 में स्टार्ट किया था, उससे पहले एमएसएमई नहीं था।
उसके साथ में टू व्हीलर लोन जो है रूरल एरियाज में वो भी ये कंपनी देती है, वो अभी 2-3% ही है। सो टू व्हीलर लोन जो है वो सिर्फ अभी गुजरात के स्टेट में ही दे रहे हैं, बाकी स्टेट में ये टू व्हीलर लोन ऑफर नहीं कर रहे हैं। एंड लास्टली 1% जो है वो है इनका आईबीएल। आईबीएल स्टैंड फॉर इंडिविजुअल बिजनेस लोन। सो ये वही है जो हमने क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में डिस्कस किया हुआ है, और कुछ हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी डिस्कस किया हुआ है उनके केस में, कि ये अभी जो करंटली ट्रेंड क्या चल रहा है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का, कि जो ग्रुप लैंडिंग कर रही है, ये जो माइक्रो फाइनेंस लोन दे रहे हैं, उसमें उन कस्टमर का जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो टाइम पे रीपेमेंट कर रहे हैं, डिफॉल्ट नहीं हो रहे हैं, अच्छी क्वालिटी है जिनका, उनको ये बाद में कुछ साल बाद इंडिविजुअल लोन ऑफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो मार्जिन ज्यादा चार्ज कर सकती है कंपनी, बिकॉज इंडिविजुअल लोन में आप ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हो। दूसरा, उसमें रिस्क भी थोड़ा कम है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 3-4 साल उस कस्टमर के साथ स्पेंड कर लिया है, आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आपके पास डेटा है। सो यू नो वेल कि उस कस्टमर के साथ में रिस्क थोड़ा सा कम है। तो इस तरीके से आजकल जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं वो इंडिविजुअल बिजनेस लोन भी ग्रो कर रही है साइड बाय साइड। तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है अरमान फाइनेंशियल का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनका करंट परफॉर्मेंस कैसा है इस क्वार्टर के अंदर। सो Q3 में इनका जो लोन बुक है वो 49% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। ग्रोथ वाइज अगर हम देखें तो अच्छा ग्रोथ है, हेल्दी ग्रोथ है, बिकॉज कंपनी की गाइडेंस है 35 से 40% की ग्रोथ, लेकिन जो ग्रो किया है कंपनी ने वो 49% पे ग्रो किया है। तो ऑब्वियसली अनडाउटेडली बहुत अच्छा हेल्दी ग्रोथ नंबर है। बट इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है? पहला तो ये कि इनका जो लास्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ था लोन बुक का वो अराउंड 60% था। तो 60% से कम होकर के 49%, यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो कम हुआ है कंपनी का। दूसरा, मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनकी ग्रोथ रेट जो है वो 55-60% आएगी इस क्वार्टर में। रीजन बीइंग, हमने पूना वाला कवर किया है, पूना वाला का एनालिसिस किया है। सो पूना वाला जो है वो 50% सिक्योर्ड लोन देता है, एंड 50% सिक्योर्ड लोन देने के साथ भी आई मीन माइक्रो फाइनेंसिंग में जीरो जीरो एलोकेशन है पूना वाला का, वो प्योरली सिक्योर्ड और एमएसएमई लोन देते हैं। सो उस बुक के साथ में पूना वाला ने 55-57% की ग्रोथ डिलीवर करी। सिमिलरली आईआईएफएल फाइनेंस, जिसका माइक्रो फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो है, वो ऑलमोस्ट वो भी 55-57% पे ग्रो हुआ। सो ये एक्सपेक्टेड था कि जो दो कंपनीज हैं एनबीएफसीज हैं जिनका साइज आपसे थोड़ा सा ज्यादा है, काफी ज्यादा है इनफैक्ट, अगर वो 55-60% की ग्रोथ डिलीवर कर रही हैं, सो अरमान बीइंग द स्मॉलेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री, ये एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट उस ग्रोथ को मेंटेन रखेगा 55-60% के आसपास। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये ग्रोथ जो 60 से 49 आया है वो थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। अगेन हैविंग सेड दैट, 35-40% की गाइडेंस पे अगर आप 49% डिलीवर कर रहे हो तो वो अच्छा नंबर है, बट जो एक इंडस्ट्री का जो बेंचमार्क है करंटली, जो आपके कंपटीटर डिलीवर कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ग्रोथ रेट इनका कम आया है इस क्वार्टर में। सेकेंडली, जो इनका मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सो अरमान का नेट इंटरेस्ट मार्जिन लास्ट क्वार्टर में 14% था, इस क्वार्टर में कम होकर के 13% आया है। अगेन ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में सबसे सस्ते रेट पे लोन ऑफर करता है, एंड उसके बावजूद उसका जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो 13% के आसपास है। बट अरमान फाइनेंशियल जो है वो लोएस्ट लेंडर में नहीं आता, इनके इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं, इसके बावजूद इनके जो मार्जिन है वो 13% पे आ गए हैं। सो ये जो 14 से 13% का फॉल है ये भी काफी ज्यादा है अरमान फाइनेंशियल के लिए, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड देन लास्टली अगर हम पैट ग्रोथ देखें, नेट प्रॉफिट, तो वो इस कंपनी का ऑलमोस्ट 90% से ग्रो हुआ है। सो ओवरऑल पैट ग्रोथ अच्छा है 90% का, मार्जिन थोड़ा सा नेगेटिव है। एयूएम ग्रोथ, लोन बुक की जो ग्रोथ है वो भी थोड़ी सी कम लग रही है, 60% से 49%। बट जो सबसे नेगेटिव चीज है, जिसकी वजह से पॉसिबल है कि मार्केट ने इतना नेगेटिव रिएक्शन दिया इस स्टॉक को, वो है इनका एसेट क्वालिटी। सो एसेट क्वालिटी काफी ज्यादा खराब हुई है अरमान फाइनेंशियल की। इनका जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो 2.5% था लास्ट क्वार्टर में, एंड इस क्वार्टर में वो सडनली बढ़ के 2.8% हो गया। सो ग्रॉस एनपीए काफी तेजी से बढ़ा है। एंड जो पोर्टफोलियो एट रिस्क होता है, पोर्टफोलियो एट रिस्क होता है बेसिकली कि जिसमें 0 से लेकर 90 डेज तक हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर हैं जिन्होंने अपनी एक ईएमआई मिस की है, जिन्होंने 2 ईएमआई मिस की है, एंड जिन्होंने 3 ईएमआई मिस की है। सो बिकॉज 3 से ज्यादा ईएमआई जब आप मिस करते हो तो आप एनपीए की कैटेगरी में आ जाते हो। तो एनपीए तो अरमान का बड़ा ही है, बट साथ में ये जो पोर्टफोलियो एट रिस्क है, यानी नंबर ऑफ कस्टमर्स जिन्होंने कम से कम अपनी 1 से 3 ईएमआई मिस की है, वो भी बढ़ गया है। अब ये चीज हमें ये शो करती है कि करंट तो आपका एनपीए बढ़ा ही है, लेकिन जो फ्यूचर एनपीए है वो भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। ऑब्वियसली उस पर क्लियर गाइडेंस तो मैनेजमेंट के साथ जो कॉन कॉल होगी उसी से मिलेगा,
बट हमें यहाँ से एक ट्रेंड पता चल जाता है कि जो आउटलुक है आने वाले 1-2 क्वार्टर का इनके एसेट क्वालिटी का, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं लग रहा है अभी। जब एक्चुअल नंबर आएंगे तब पता चलेगा, बट यहाँ से एक ट्रेंड हमें पता चल जाता है जो खास कॉन्फिडेंस अभी दे नहीं रहा है अरमान का। तो ये दो मेन रीजन है जिनकी वजह से मार्केट ने इतना ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन दिया इस स्टॉक को, एंड ऑलमोस्ट 7-7.5% का फॉल आया इस स्टॉक के अंदर। सो अब क्या चीजें इतनी ज्यादा खराब है, अगर हम इसको इसको पर्सपेक्टिव में लें तो सी हमें यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके के बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं। अरमान फाइनेंशियल जो है वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग में डील कर रहा है, माइक्रो फाइनेंसिंग में डील कर रहा है। सो माइक्रो फाइनेंसिंग इनहेरेंटली काफी ज्यादा सिक्लिकल और रिस्की मॉडल है, एंड इसमें अगर आप स्टडी करोगे इस कंपनी को तो मैनेजमेंट ने खुद कहा है लास्ट क्वार्टर में कि माइक्रो फाइनेंसिंग में आप क्रेडिट कॉस्ट 2% का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आज के टाइम पे। लास्ट क्वार्टर में भी इनका थोड़ा सा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा था। सो वहां पे मैनेजमेंट ने क्लियरली गाइड किया था कि 2% का क्रेडिट कॉस्ट आप एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते इस बिजनेस मॉडल के साथ में, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन आ गए आरबीआई की तरफ से कि आपको अब एनपीए की जो रिकग्निशन है वो पहले करनी पड़ती है, उसके अगेंस्ट में प्रोविजनिंग जो है वो भी ज्यादा करनी पड़ती है। सो इन सारी चीजों की वजह से आपका क्रेडिट कॉस्ट 2% से ज्यादा ही रहेगा इस बिजनेस में। एंड अभी करंटली अगर हम देखें इस क्वार्टर में तो इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 2.8% के आसपास आया है, एनुअलाइज्ड क्रेडिट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला, पेस ऑफ लोन ग्रोथ, यानी कि अरमान का जो पेस ऑफ लोन ग्रोथ है जो करंटली 49% है, मैनेजमेंट की गाइडेंस है 35 से 40%। सो नाउ सपोज कि अगर अरमान 49% को भी अगर हम साइड पे रखें, जो इनकी गाइडेंस है 35-40% का, अगर उस ग्रोथ को ये कंपनी मेंटेन रख पाती है और वो रख सकती है बिकॉज साइज बहुत छोटा है, सो 35-40% पे भी अगर ये बिजनेस ग्रो करता रहता है, एंड वहां पे अभी तो 2.8% का क्रेडिट कॉस्ट है, बट इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हम 3% का क्रेडिट कॉस्ट भी पकड़े तो भी अगले 2 साल में ये कंपनी जो है वो बहुत इजीली 30-35% का पैड जो है वो डिलीवर कर सकती है। यानी एक ऐसा बिजनेस है जो 3% क्रेडिट कॉस्ट के साथ में भी 30-35% के आसपास का पैड जो है वो डिलीवर कर सकता है। हैविंग सेड दैट, इनका जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो मेंटेन रहना चाहिए, वो 35-40% आना चाहिए, क्योंकि आरओई अगर आप देखोगे अरमान का तो वो बहुत हेल्दी है, पूरी इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट आरओई नंबर है अरमान फाइनेंशियल का, 32% का आरओई है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर 36% था, इस क्वार्टर में 32% आया है। बट अगेन उसमें भी रीजन ये है कि इन्होंने फंड रेज किया है दिसंबर के मंथ में। सो फंड रेज किया आपने तो आपका कैपिटल बेस जो है वो बड़ा हो गया, जिसकी वजह से आरओई नंबर इनका 36 से 32% आ गया। स्टिल 32% का आरओई नंबर बहुत हेल्दी नंबर होता है फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर, एंड आई डोंट थिंक कि कोई और कंपनी है जिसका 30% के आसपास का आरओई है करंटली। सो आरओई नंबर बहुत हेल्दी है इनका, आरओए 7% से भी ऊपर है, एंड पेस ऑफ लोन ग्रोथ इसका 35-40-50% के आसपास है। तो इस ग्रोथ को अगर थोड़ा सा कम भी होता है, ये 40% पे भी कंपनी ग्रो करती है, एंड क्रेडिट कॉस्ट अगर इनका 3% के आसपास भी रहता है, स्टिल अरमान फाइनेंशियल का जो पोटेंशियल है, जो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ है, वो मेक श्योर करेगा कि ये कंपनी 30-35% के आसपास का पैड डिलीवर कर सकती है। हम जस्ट एक सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अ सिनेरियो कि इससे हमें ये पता चलता है कि रिजल्ट इतना ज्यादा खराब नहीं है जितना मार्केट में बातें हो रही है, या फिर मार्केट ने जितना नेगेटिव रिएक्शन दिया है स्टॉक को। एक और कंफ्यूजन है लोगों को इस स्टॉक को लेकर के कि इसका प्राइस टू बुक बहुत ज्यादा है। प्राइस टू बुक आई डोंट नो, आप स्क्रीनर पे चेक करते हैं, कौन सी वेबसाइट पे चेक करते हैं, वहां पे आपको प्राइस टू बुक 5 का दिखा रहा है अरमान फाइनेंशियल का। बट यू हैव टू चेक कि जो करंट रिजल्ट आया कंपनी का, उसमें अगर आप प्राइस टू बुक मैन्युअली निकालोगे, क्योंकि इन्होंने जो अभी जो फंड रेस किया है उससे इनका कैपिटल बेस बढ़ गया है। सो कैपिटल बेस बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली आपका नेटवर्थ भी इंक्रीज होता है, तो वहां पे इनका जो प्राइस टू बुक है आज के टाइम पे वो 3 है। तो प्राइस टू बुक सिर्फ 3 है इस कंपनी का, जो कि आप बाकी टूल्स पे अगर आप चेक करोगे स्क्रीनर वगैरह पे, वहां पे आपको 5 दिखाएगा, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये कंपनी सिर्फ 3 के प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है, आरओई 30% है, आरओए 7% से भी ज्यादा है, करंट ग्रोथ रेट 50% के आसपास है, गाइडेंस 35-40% की है। तो अगर 3% का क्रेडिट कॉस्ट रहता भी है इस बिजनेस का, तो भी अगले 2-3 साल में ये बिजनेस जो है वो 30-35% की, इवन थोड़ा सा सिनारियो अगर अच्छा रहा तो 40% तक का पैड डिलीवर ये कंपनी कर सकती है। हैविंग सेड दैट, हमें ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है
अभी तो हम जस्ट ये डिस्कस कर रहे हैं कि रिजल्ट इतना ज्यादा खराब नहीं है, रिजल्ट ठीक ठाक है। कुछ नंबर्स थोड़े बहुत बड़े जरूर है, बट स्टिल वो नंबर जो हैं वो वही हैं जो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी गाइड किया हुआ है। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बहुत ज्यादा एसेट क्वालिटी खराब हो गया है। बिकॉज हमें ये समझना होगा कि हम ऐसे बिजनेस मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं जो जो इनहेरेंटली बहुत ज्यादा रिस्की है, अनसिक्योर्ड लैंडिंग है। तो उसको आप डायरेक्टली बैंकिंग मॉडल के साथ में या फिर किसी और एनबीएफसी के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इन बिजनेसेस में क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा ही रहेगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो ही चीजें हैं। पहला ये कि पेस ऑफ लोन ग्रोथ इस कंपनी का हाई रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। दूसरा, क्रेडिट कॉस्ट का नंबर इनका 3% से बढ़ के 3.5 या 4% नहीं जाना चाहिए। बिकॉज अगर क्रेडिट कॉस्ट का नंबर 4% तक चला जाता है तो फिर ये जो प्रॉफिट के जो नंबर्स हैं उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। सो जब तक क्रेडिट कॉस्ट का नंबर 3% के आसपास है, लोन बुक की जो ग्रोथ है वो 40% है, 35% है, तब तक चीजें हम कह सकते हैं कंट्रोल में है। एक बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है इस कंपनी के पास में। बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर कि पूरी इंडस्ट्री का साइज जो है वो अगले 2-4 साल में डबल हो सकता है। एंड अगेन सेम थिंग, अरमान बीइंग द स्मॉलेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है इस कंपनी के पास में। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था अरमान के ऊपर। ऑब्वियसली अभी आगे जब कॉन कॉल होगी सो उसमें थोड़ी सी और चीजें क्लियर होंगी, वो भी डिस्कस करेंगे हम। एंड देन नेक्स्ट क्वार्टर में तो हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे कि किस तरीके की परफॉर्मेंस रहती है इस कंपनी की। बट एक बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, रडार पे रखना चाहिए, ट्रैक करते रहना चाहिए इस कंपनी को। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स जो भी आपके डाउट्स हो इस कंपनी को लेके, इस बिजनेस को लेकर के। थैंक यू वेरी मच।